मैं ये कह रहा हूं कि अगर वोट की गड़बड़ी है तो यह एक तकनीकी सवाल है। इस सवाल को उठाने के लिए आपके पास प्रवक्ता हैं। इस सवाल को उठाने के लिए आप टेक्नोक्रेट्स रखे हुए हैं जो आपको आंकड़े दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसको वार रूम आप कहते हैं। आप उनको जिम्मेदारी दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि ये टेक्निकल काम दिल्ली से बैठ के हो सकता था, पटना से हो सकता था, लेकिन गांव देहात में कार्यकर्ताओं को स्थानीय मुद्दों पर ही टिका रहना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये भी था। दूसरा कि आपका सर्वोच्च नेता अगर यह जिम्मा ले लेगा परमाणु बम छोड़ने का और हाइड्रोजन बम छोड़ने का, तो उसके बाद जनता तो जो दूसरे कद के नेता हैं और उससे नीचे नेता हैं और उससे नीचे कार्यकर्ता हैं, वो सब बेचारे आपका हाइड्रोजन ही तो आगे बढ़ाएंगे। वो जनता का मुद्दा कहाँ ले जाएंगे? संकट यह हुआ है। ओके, तो सब उसी के भरोसे बैठे थे, उलझा दिया है। और यही बीजेपी ट्रैप करती है। ट्रैप यही बीजेपी का है कि हर चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को एक ऐसा हवाई मुद्दा पकड़ाओ जो मीडिया में, जो अदालतों में, जो विमर्शकारियों में, जो बातचीत करने वालों में तो मुद्दा लगे, लेकिन जनता में मुद्दा वह हो ही नहीं। देखिए, दो तरह की जो बातें हो रही हैं। एक तो ये है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, ये भी बातें कही जा रही हैं, राहुल गांधी ने खुद भी कहा है। और उसके अलावा एक पक्ष यह भी आ रहा है जिसमें कि कार्यकर्ता या नेता वह काम नहीं कर पा रहे हैं जो एक विपक्ष में रहने वाली पार्टियों को सत्ता में वापस आने के लिए करना चाहिए। ये दोनों पहलू हैं। तो पहला जो पहलू चुनाव आयोग वाला है वह सभी कह रहे हैं, वह पार्टियां कह रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि यह हमारा काम नहीं है, ये पहला काम पार्टियों का है जो चुनाव आयोग पर बात करें। अगर उनको लगता है कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है तो उसके लिए एक्शन लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुनाव लड़ें पूरी तैयारी के साथ, फिर आप चुनाव में जाएं, अपनी ऊर्जा लगाएं, आप चुनाव खत्म होने के बाद ये दावे करें अपने कार्यकर्ताओं से, कहें कि हम जीत कर आ रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को देखें, वो लिख रहे हैं कि हम जीत के आ रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि सबलतापूर्वक जहाँ जहाँ मतपेटियाँ यानी ईवीएम बंद हैं वहाँ आप दुर्ग बनाओ, उस पर ध्यान रखो। तो ये सारे भरोसे के साथ आप चुनाव लड़ते हैं। और जब सारे भरोसों के साथ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव की गिनती में शामिल होते हैं और जब चुनाव की गिनती में आप हारने लगते हैं, तब आप ये कहते हैं कि वोट की गड़बड़ी है। तो फिर कैसे कोई भरोसा करे? फिर भी मैं कहता हूँ, मैं कोई दावे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, अगर फिर भी संदेह है तो फिर भी इसको एक तरीके से मतलब परिणाम तक ले जाने की चुनावी पार्टियां कोशिश करें कि हाँ ये गड़बड़ है, और उसको सुनिश्चित करें और उसको एक्शन में बदलें। अगर चुनाव, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ही गड़बड़ कर रहा है फिर तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस बात पर भरोसा इसलिए भी नहीं होता है कि यही पार्टियां परिणाम आने से पहले तक इंतजार कर रही होती हैं उसी चुनाव आयोग द्वारा कराए गए मतदान को। इसलिए इस मामले में मैं इतनी ही बात कहूँगा। अभी आप आगे बात हो सकती है अगर आएगी। अब हम आते हैं पार्टियों की तैयारियों पर कि विपक्ष की पार्टियों की जो तैयारियां हैं, जो रणनीति है, उनका जो तौर तरीका है, जो गठबंधन है, नेताओं की जो पेशगी है, जो नेताओं के नारे हैं, वह किस तरह से बिहार की राजनीतिक भूमि पर अपने को ऊर्जा में नहीं तब्दील कर पाए और उस ऊर्जा को वोट में नहीं तब्दील कर पाए, उसके एक सिलसिलेवार कारण मैं बता सकता हूँ। जी बताइए। वो उसका पहली बात यह है, जैसे देश के बहुत सारे पत्रकार एसआईआर पर सवाल उठाते रहे। मेरा पहले दिन से मानना है कि जब मैं बिहार गया और वहाँ एसआईआर जब शुरू हुआ और जो विरोध हुआ और जब कांग्रेस ने खासकर ये कहना शुरू किया कि साहब वोट में गड़बड़ी हो रही है, तो मैं तमाम यूपीए के घटक दलों के ही लोगों के जरिए वहाँ गया और उनके बूथों तक गया। स्थिति ये थी कि किसी गांव में 10 वोट कटे हैं, किसी गांव में 20 वोट कटे हैं, मतलब बूथ पर, और उसमें पूरा कार्यकर्ता लगा पड़ा है। और यह बात मैं बता रहा हूँ जुलाई या अगस्त की, शायद जुलाई की रही हो, जुलाई रही हो या अगस्त रहा हो। उस समय कार्यकर्ताओं ने से जब मैं पूछा कि यार सुबह से आप हमारे साथ घूम रहे हैं, एक होता है बीएलओ जो सरकार का होता है और एक होता है बीएलए, तो बीएलए इनके हमारे साथ घूम रहे थे, तो बीएलए ही घूम रहे थे। अब बीएलए से बड़ा कोई नहीं, वो तो हो नहीं सकता था। अब वो कहीं घूमे 2-4 घर
बहुत घर घूमे तो 2-4 लोगों को पकड़ के ला पाते थे। उन लोगों को भी जब वो पकड़ कर लेकर आए तो उन्होंने कहा कि साहब हम आपके सामने नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा बनने के लिए हमने पर्चा वर्चा दे रखा है, वो बन जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जहां 20 साल से सरकार चल रही थी उसकी नीतियों पर सवाल था, बेरोजगारी भयंकर थी, पलायन ऐसा है कि पीढ़ियां गायब हो गई हैं बिहार से, स्थिति ऐसी है कि खेती बाड़ी कम होती जा रही है पूरे राज्य में, तो वहाँ यह सब मुद्दे थे, बेकारी थी, कम पैसे थे। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 50% बिल्डिंगें नहीं हैं स्कूलों के पास। ये सब बड़े सवाल थे। उन सवालों पर ध्यान जाने की जगह, उन पर सवाल उठाने की जगह आपने सारी ताकत और ऊर्जा कार्यकर्ताओं की SIR में झोंक दी। तालमेल जरा देखिए। CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य नारा देते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और उसको अपना लेते हैं राहुल गांधी। अब यानी पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन जिसमें मुख्य 3 पार्टियां हैं, CPI-ML, RJD और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों का जो मुख्य ताकत थी, इनमें से 2 की, लिबरेशन और कांग्रेस की, यह तो पूर्णतया वोट चोर में ही लगी पड़ी रही। RJD भी इसी काम में लगी रही। और इस वजह से ये हुआ कि जब आप कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक गांव में जब यह नारा आप पहुंचाते हैं तो वह उसका क्या मतलब समझे। SIR को जरा समझने की ज़रूरत है कि जब नाम किसी का वोटिंग में लिस्ट से कटता है तो वह दोषी किसको मानता है। मैं व्यवहारिक तौर पर आपसे कह रहा हूं, आपके रीडर ज़रूर रिएक्ट करेंगे कि जब किसी का भी वोट गांव में कटता है तो वह 2-3 बातें करता है, वो पीढ़ियों से कहता है। एक तो अगल बगल के जातीय वैमनस्यता के कारण किसी दबंग ने किसी का नाम कटवा दिया हो, स्थानीय मामला है कि जैसे फला ने कटवा दिया, ढेमका बाबू ने कटवा दिया, फलाना ने, जो भी होता है, वो एक दोष मानता है आदमी कि हमारा नाम इसने कटवाया। दूसरा ये कि BLO खराब था, सुन नहीं रहा था, वो मनमर्जी का करता है, आता नहीं है, उसकी वजह से मेरा नाम कटा है। तीसरा, वह मौके पर मौजूद नहीं था, कहीं गया था, आया था। अब आप कहते हैं कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। आप जब यह नारा दिल्ली से उछालते हैं और यहाँ से 850-900-1000 किलोमीटर बिहार के बाढ़ से घिरे हुए गांव गिराओं में पहुँचता है, तो वह उस रूप में नहीं पहुँच पाता जहाँ से आप पहुँचाते हैं कि मोदी ने तुम्हारा वोट चोरी कर लिया है, चुनाव आयोग ने चोरी कर लिया है, उसको समझ में नहीं आता है। अजय, यहाँ पर एक बात है, आप जिस समय की बात कर रहे हैं जब बाढ़ भी आई हुई थी और ये BLO का मामले की शिकायतें, और लोग जो वहाँ के मूर्धन लोग हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वो चीज़ों को समझते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि BLO स्तर पर भी गड़बड़ हो रही है। तो ये बात अगर वहाँ की जनता भी कह रही है या वहाँ का विपक्ष कह रहा है तो ये तो सही बात है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जब एक रणनीति तैयार करते हैं लड़ाई की, तो लड़ाई की रणनीति में नाम कट जाना, मैं कह तो रहा हूं कि एक व्यक्तिगत सवाल है। जैसे गांव में 5 लोगों का नाम कट गया, 10 लोगों का, और वोटर हैं 350, तो आपके सारे कार्यकर्ता की एनर्जी जो लगी पड़ी है वो 10 वोटर पर लगी पड़ी है, क्योंकि आपके सर्वोच्च नेता ने वह सर्वोच्च सवाल खड़ा कर दिया है देश के सामने। ओके, तो स्थानीयता जो है वो चली गई है और वो बाहर से विदेशी मैं बता रहा हूं कि RJD, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, तीनों के अलग अलग छोटे बड़े नेताओं ने कहा एक वक्त में हम लोगों से कि साहब ये मुद्दा ही नहीं हमारे यहाँ, जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वोट की गड़बड़ी है तो यह एक तकनीकी सवाल है। इस सवाल को उठाने के लिए आपके पास प्रवक्ता हैं, इस सवाल को उठाने के लिए आप टेक्नोक्रेट्स रखे हुए हैं जो आपको आंकड़े दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसको वार रूम आप कहते, आप उनको जिम्मेदारी दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि ये टेक्निकल काम दिल्ली से बैठ के हो सकता था, पटना से हो सकता था, लेकिन गांव देहात में कार्यकर्ताओं को स्थानीय मुद्दों पर ही टिका रहना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये भी था। दूसरा कि आपका सर्वोच्च नेता अगर यह जिम्मा ले लेगा परमाणु बम छोड़ने का और हाइड्रोजन बम छोड़ने का, तो उसके बाद जनता, तो जो दूसरे कद के नेता हैं और उससे नीचे नेता हैं और उससे नीचे कार्यकर्ता हैं, वो सब बेचारे आपका हाइड्रोजन ही तो आगे बढ़ाएंगे, वो जनता का मुद्दा कहां ले जाएंगे। संकट यह हुआ है। ओके, तो सब उसी के भरोसे बैठे थे, उलझा दिया है, और यही बीजेपी ट्रैप करती है। ट्रैप यही बीजेपी का है
कि हर चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को एक ऐसा हवाई मुद्दा पकड़ाओ जो मीडिया में, जो अदालतों में, जो विमर्शकारियों में, जो बातचीत करने वालों में तो मुद्दा लगे, लेकिन जनता में मुद्दा वह हो ही नहीं। वह वो राज्य है जहां सर्वाधिक गरीबी है, वह वो राज्य है जहां सर्वाधिक पलायन है। बिहार वो राज्य है जहां की पीढ़ियों ने चेहरा नहीं देखा, अब वहीं बाहर ही बस गए, खेत बाड़ी उजड़ गई, जमीन जायदाद उजड़ गए, सब कुछ बर्बाद होने की तरफ है। उस राज्य में आप मुद्दा 20 साल में अगर नहीं तलाश पाते हैं तो आपको अपने पॉलिटिकल समझदारी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर सोचना चाहिए और मानना चाहिए कि आप लोग जमीन पर नहीं हैं। पार्टियां हमेशा देखिए ऐसे अगर खड़ी हैं तो इसका आधार ये है, अगर ऊपर कोई नेता खड़ा है शीर्ष पर पिरामिड के तो वह नीचे से जाता है। यहाँ हाइड्रोजन ऊपर से आ रहा है। समस्या ये पैदा हुई, क्या कभी जनता से पूछा गया, अपने सपोर्टर जनता से, कि साहब समस्या क्या है? इसी बार जो लोग हारे हैं और जीते हैं उनमें से विधायकों से अगर प्रेशर न डाले नेतृत्व तो वो बताएंगे कि हाँ हमें जनता ने वोट नहीं दिया है। अच्छा, हाँ, अभी जो लोग, मतलब मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। एक मेरे मित्र हैं जो प्रेस क्लब में आए, वह बिहार के नेता थे, ठीक है, दिवालियापन समझिए। वह बेचारा 2-2.5-3 महीने से इनके तमाम SIR के मुद्दे में लगे रहे। उसमें पिछड़ी जाति के भी सर्वोच्च नेता थे, उसमें अल्पसंख्यकों के भी नेता थे, और प्रेस क्लब में बैठे थे। वो तीनों नेता कह रहे थे स्थिति हमारी खराब है, आज से 2 महीने पहले, ठीक है। और दिल्ली के जो बुद्धिजीवी हैं प्रेस क्लब में बैठे हुए, जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, वो उनको बैठ के काउंटर कर रहे थे कि नहीं आप समझ नहीं रहे हैं और हम जीत रहे हैं। और वो बेचारे जो 3 महीना अपना गंवा गया, वो कह रहे हैं कि हमारी हालत खराब है। यह जो ऊपर से नीचे जाने की प्रक्रिया कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने शुरू की है, यही सबसे बड़ा घात है कि जो जमीन से लौटा हुआ नेता है वह राहुल गांधी की शक्ल लिए नहीं है, इसलिए तुम उसको दिल्ली से बैठ के समझा रहे हो कि साहब ये सच नहीं है, हम जीत कर आ रहे हैं। यही सबसे खतरनाक है आपके लिए।